This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज काफ़ी मंदी है मार्केट में और इसकी एक वजह तो ये भी है कि तेल की कीमत जो है कल काफ़ी गिरी, पूरी दुनिया में मंदी आ गई है और उसका यहाँ भी रिफ्लेक्शन आया। प्लस अपने लोकल फैक्टर्स भी हैं जो पॉलिटिकल नॉइज़ वगैरह अभी तक इफ़ेक्ट नहीं करते रहे, लेकिन कल से उसने इफ़ेक्ट करना शुरू किया है टू सम एक्सटेंट। और ये रिज़ल्ट्स वगैरह का भी सिलसिला है। नेशनल फूड का रिज़ल्ट आया जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये इस तरह के मिक्स्ड फैक्टर्स हैं। तो आज मार्केट शुरू होते ही थोड़ी सी ऊपर गई, 31 प्लस 40,022 का लेवल क्रॉस किया उसने। उसके बाद से सेलिंग आई और फिर थोड़ी सी बेहतरी आई, -2 पे पहुंची मार्केट, फिर मज़ीद नीचे ड्रैग होती रही और फिर थोड़ी ऊपर आई -67 और फिर एक 1 पॉइंट पे ये -214 भी रही। कुछ देर पहले -211 थी, लेकिन अभी बताया गया है कि -148 है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। इसकी जो मेन वजह मैं समझता हूँ तेल है, दुनिया भर की गिरावट है। दुनिया भर में क्या हुआ आपको बताता चलूँ। ऑयल की कीमत 46.16 पे पहुँच गई, -19 सेंट्स। डॉ में 48 का लॉस, SP में 4 का लॉस, नैस्डैक में 9 का लॉस, नीके में 162 प्लस, सेंसेक्स 39 माइनस, शंघाई 10 प्लस, सेंसेक्स 166 प्लस, सिंगापुर 7 माइनस। फुटसी में 9 का लॉस है इस वक्त, डेक्स में 28। ये मार्केट्स अभी चल रही हैं और कैक में 14 कह सकते हैं आप, एबेक्स में 39 का इजाफा है। जो सबसे बड़ी ख़बर कल की थी और जो है वो ये है कि कराची इलेक्ट्रिक के बारे में जो बहुत ज़माने से बात चल रही थी, मैंने भी बार बार जिक्र किया कि शंघाई इलेक्ट्रिक ले रहा है इसको। वो बात दो तरफ से कंफर्मेशन आई है। एक तो कि कराची इलेक्ट्रिक के लोगों ने भी कंफर्म किया कि हाँ, अबराज जो ग्रुप है दुबई का, जिसके पास 66% शेयर है, वो ख़ुद बेचना चाह रहे हैं अपने शेयर को और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो शंघाई इलेक्ट्रिक है। ये शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है और वहाँ उसने एक फाइलिंग की है जिसमें उसने बताया कि वो बिड कर रहा है कराची इलेक्ट्रिक के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि एक कॉन्कॉर्ड नाम की कंपनी जो वो भी चाइना की है, वो भी गवर्नमेंट की है, वो भी बिड कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी एंग्रो का नाम आया, दाऊद ग्रुप का नाम आया जो बिड कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये डन डील हो गया और वो ख़त्म हो गई बात। दूसरी बात जो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कराची इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर रहता है, 40-50 मिलियन का काम होता है, लेकिन जैसे कल 44 का काम हुआ था, बढ़ता नहीं है। आज भी 27.5 मिलियन का काम हुआ इसमें, मगर इंक्रीज जो है ज़ीरो है, विच इज़ इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि इसमें दम नहीं है। अगर इतने लोग लेना चाह रहे हैं, पहले तो बात है कि अबराज बेचना क्यों चाह रहा, ये एक नेगेटिव फैक्टर है, इसलिए कि उसको यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब दूसरे लोग जो इसको देख रहे हैं वो इस नज़रिए से उनका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच होती तो वो बहुत बड़े पैमाने पे ये महंगे शेयर भी उठा लेते, लेकिन कोई ले भी रहा है तो बहुत कम रेट पे ले रहा है, 9.21 पे है। तो वाइबिलिटी इशू है कराची इलेक्ट्रिक में, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ उसकी वजूहत, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम सर। असलम लाहौर से सर। असलम साहब, वेलकम शो सर। बड़ी मेहरबानी सर। सर अल्लाह ताला की ज़ात बाबा आपको जज़ाए खैरत आप फरमाए। शुक्रिया सर। जो सर ये आपका खैर में हिस्सा डालते हैं सारों के, यानी ये सिरात मुस्तकीम में लगाने वाली बात है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के को जो लेके चल पड़ा, उसकी जिंदगी दुनिया आखिर दोनों यानी सबर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुल्क अल्लाह ने हमें एक गिफ्ट दिया है और इंशाअल्लाह इस मुल्क को दुनिया के अहम तरीन मुल्क माशी तौर पे बना के हम दिखाएंगे।
मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो इसका माशी जो लेवल है वो इंशाअल्लाह दुनिया में 5वां 6वां 7वां करके दिखाएंगे। हम लोग अब उन लोग वेस्ट वालों से भीख नहीं लेंगे, उल्टा हम भीख देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि ये ऐसे ही रुलता रहे और जलील होता रहे, नहीं, अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना, इसका मुकाम बहुत ऊंचा है। आइए क्लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ जी, खुश हूँ सर। एक कंपनी के बारे में पूछना था आपसे, ये कोहिनूर स्पिनिंग मिल, ये चकवाल ग्रुप की एक कंपनी है, इसके बारे में अगर आपको कुछ इल्म हो तो जरा प्लीज बता आप दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सबके लिए। ये शेयर हम देखते नहीं हैं, आमतौर से लाइमलाइट में नहीं आता, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ये स्पिनिंग का बिजनेस है इनका, कितने का है अभी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, चकवाल ग्रुप की एक कंपनी है ये। तो कमाती है या गंवाती है जी? कितना कमाती है ये साल में? ये क्वार्टर में 150 से 250 मिलियन कर लेती है प्रॉफिट। अच्छा, तब तो अच्छी कंपनी है। अक्सर जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो बड़े बड़े लोगों, ज़मींदार टाइप के लोगों के पास होती है। उनका हमारा जो तजुर्बा रहा है जब से ये पाकिस्तान बनने के बाद ही बनना शुरू हुई थी, और ये लोग डिविडेंड वगैरह नहीं देते और शेयर होल्डर्स की कोई ख़ास वो को वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए हम इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर अभी ये उठा के देखें भी लिस्ट जो है तमाम कंपनीज़ के, उसमें आप देखेंगे कि जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनका सबका बुरा हाल है तकरीबन सवाए 1-2 के, जबकि जो कंपोजिट यूनिट्स होते हैं जैसे निशात मिल ग्रुप है या अलकरम है, इस तरह के जो कंपोजिट यूनिट्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं अपने स्टॉक होल्डर्स के, और उनका वो केयर करते हैं, उनको बुलाते हैं मीटिंग्स में, उससे डिस्कस करते हैं, डिविडेंड देते हैं, अपने फाइनेंशियल्स जो है टाइमली फाइल करते हैं। मगर स्पिनिंग मिल वाले अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं करते। तो आपके पास अगर ये है तो बड़ी अच्छी बात, आप इसको अच्छा जानते होंगे। आम लोगों को मैं इसकी ज़्यादा इनकरेज नहीं करूँगा कि इसमें जाएँ। कोहिनूर स्पिनिंग जो है इस वक्त जनाब 5 रुपीज़ 66 पैसे का है। कल इसमें बहुत अच्छे काम हुआ है, 4,14,000 का काम हुआ और 31 पैसा बढ़ गया। द फैक्ट कि ये 5 रुपये कुछ पैसे का है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं है और अच्छा यूनिट नहीं है। आपके पास है, आपको मुबारक हो। आम लोगों को मैं कहूँगा इस पूरे सेक्टर से दूर रहें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली बात कर रहा हूँ सर, कराची से। अली, वेलकम टू द शो। सर बेसिकली मैं आपसे कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, मार्केट का ओवरऑल व्यू मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कमिंग जो आगे मंथ है सितंबर जो स्टार्ट हो ही गया है, जिसमें आप मार्केट में क्या ओवरव्यू देखते हैं कि बाइंग सीजन ज्यादा बेहतर रहेगा, सेलिंग सीजन? देखिए, बात यह है कि माशाल्लाह हमारी जब ये एक बात ज़ाती बताता चलूँ, अभी आते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि जब मैं ये 2009 में आया था और सब तरफ ग्लूम और डूम था और लोग कह रहे थे ये मुल्क ख़त्म हो गया, अब यहाँ से चल पड़ो, और उसी ज़माने में मैं आया था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पागल हूँ कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरे पास तो कनाडा की भी ऑफ़र थी, हॉलैंड की भी ऑफ़र थी, ऑस्ट्रेलिया की भी थी, न्यूजीलैंड की भी थी, सब छोड़ के क्यों आया हूँ? सारा इन्वेस्टमेंट मैंने पाकिस्तान में किया। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ? मैं साबित करूँगा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, दूरअंदेश हूँ, और ये मार्केट 5,000 की नहीं है, 50,000 की है। और जब ये 50,000 का वर्ड बोलता था तो लोग कहकहा लगाना शुरू कर देते थे और एक महफिल में एक हंसी मजाक शुरू हो जाता था। लेकिन मैं सीरियसली ये बात कहता था, और फिर मैं साथ साथ उनको एक बात ये भी कहता था कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद ये होगा। तो जिस दिन 50,000 की मार्केट होगी, आप लोग मेरे कब्र पे ला के एक फूल रख देना। अल्लाह का करना ये हुआ कि 2009 में आया था, ये अभी 16 है, मेरी सेहत भी ठीक है, मैं बिल्कुल फिटफाट हूँ, कोई बीमारी वारी नहीं लगी है, और इस बेसिस पे उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी कुछ जीना बाकी है। लेकिन 40,000 पे मार्केट आ गई। लेकिन अली साहब, दुनिया के मैकेनिज़्म यह है कि जब भी मार्केट एक सर्टन लेवल पे आती है उसके बाद उसका गिरना लाजमी जुज़ होता है। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस। जब ये ट्रेन चल रही होती है, ये ट्रेन को अगर आप ट्रेन से हम उसको एग्ज़ाम्पल दें कि कराची से एक ट्रेन चली रावलपिंडी के लिए, तो कुछ लोग तो रावलपिंडी वाले हैं, कुछ लाहौर वाले हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टेशन के भी बैठ जाते हैं। वह टेम्प्रेरी कोई आके हैदराबाद में उतर जाएगा, कोई कहीं और उतर जाएगा, छोटे छोटे। तो ये जब ये 40,000 ये 5,000 से हमारी ट्रेन 40,000 पे पहुंची, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो 2 स्टेशन 4 स्टेशन उतरने वाले भी लोग हैं, जिसको अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें, जिनका मकसद है कि इस शेयर से हम 2 रुपये कमा लें, 1.5 रुपये कमा लें, 50 पैसे कमा लें। तो वो ऐसे लोग हर लेवल पे उतरते हैं बड़ी तादाद में। उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर लगाया होता है कि अगर हमने 100 रुपये का शेयर लिया है, जिस दिन 102 का हो जाए इसको बेच दो। तो जब ये उनका 102 का टारगेट पूरा हुआ, बहुत बड़ी सेलिंग आ जाती है। तो 40,000 पे बहुत बड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और मैंने कहा था कि ये मार्केट गिर के 39 पे जाएगी। मेरी प्रिडिक्शन पिछले दिनों से गलत हो रही है, 39 के बजाय 39,500 से ही बाउंस बैक कर गई। लेकिन ये कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस जारी है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मैं कहता हूँ आप एकदम सुकून से बैठे। आपका मंजिल अगर रावलपिंडी है तो आप रावलपिंडी पहुँचेंगे, विच इज़ से 50,000। अगर आपका लेवल है 45 जो लाहौर है, तो लाहौर वाले भी आराम से बैठे, पहुँचेगा ज़रूर। टाइम लेगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, कभी गाड़ी ट्रेन ख़राब हो जाती है, कभी ट्रेन रुक जाती है, मगर पहुँचेगा ज़रूर। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी विज़न है। मुझे ये नज़र आता है साफ़, बिल्कुल जैसे मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कल सुबह होगी, मैं ज़िंदा रहूँगा। इसी तरह ये भी देखता हूँ कि ये 50,000 की मार्केट होगी और ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। ये जो शेयर आप लोग अभी आज सस्ते मिल रहे हैं, आप कहते हैं महंगा है, कुछ दिनों के बाद आप छू नहीं पाओगे इस शेयर को। जैसे आज एक साहब हमारे जो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं मुझे, डिसल्वा साहब ने बताया कि सनोफी एवेंटस जो कि कोरंगी में मेरा पड़ोसी है, मेरे फैक्ट्री के करीबी इनकी कॉर्नर की प्लॉट है, बहुत ही महंगी। मेरी नज़र तो इनके ज़मीन पे होती है ज़्यादा, मगर इनका जो प्रोडक्ट है वही बहुत बिकता है। 950 रुपये का शेयर हो गया है। कुछ दिन पहले बहुत सस्ता होता था, अब वो कह रहे हैं कि ये मज़ीद बढ़ेगा। तो अब ये 950 का जब हो गया, अब आपको लेना मुश्किल हो जाएगा। कल ये और 1800 का हो जाएगा, फिर आप और नहीं ले पाओगे। तो ये मार्केट तो ऊपर जाना है, जाएगी। अली साहब बीच में 1,500 2,000 की भी अगर गिरावट आ जाए, कोई जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला अपना अपना प्रॉफिट 2-4 रुपये लेके निकलता रहे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, कर रहा हूँ एंड फर्टिलाइजर से। वेलकम विश्वास है। तारिक साहब ये पता करना है करंट लेवल पर कौन सा सेक्टर आप सजेस्ट करेंगे और बैंकिंग सेक्टर आपको कैसा लगता है, उसमें बैंक अल्फला आपको कैसा लगता है? ये इस हवाले से मुझे 80 कमर्शियल बैंक इस वक्त करंट टाइम पे 19 रुपए खड़ा है, क्या इस वक्त लेना चाहिए? देखिए अस्करी या दीवान सीमेंट के हवाले से भी पता करना था, दीवान सीमेंट के हवाले से। अस्करी और फला जो है मीडियम साइज़ के बैंक है, काफ़ी इनको मुश्किलात हैं, काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू सर्वाइव एंड मेक लिटिल बिट ऑफ मनी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको बैंकिंग में ही लगाना है तो आप UBL पे लगाएं, हबीब बैंक पे लगाएं, जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में, 5 बड़े बैंकों में से उनका शुमार है। उनके ज़्यादा चांसेस है। MCB थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। दीवान सीमेंट के बारे में ये कहूँ कि ग्रुप जो है, आपको पूरे ग्रुप को देखना पड़ेगा। ये वो ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ख़राबी का बायस था। इस कहते हैं कि इसने 95 बिलियन का इसमें लॉस हुआ, जिसमें कई बैंक बैठ गए। 32 बैंक हैं, कई तो तबाह हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। तो उसमें 8 बैंक तो चाहते हैं कि ग्रुप बंद हो जाए, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं इसको चलाएं। बंद करके कुछ भी नहीं मिलता, लोहा लक्कड़ बेचते हैं, क्या मिलेगा? लोगों को जेल में डाल के कोई फ़ायदा नहीं होता। बैंकर की कोशिश होती है कि चलाए, और चूँकि मईशत पॉजिटिव नोट पे चली गई है, इसलिए काफ़ी आसानी की जा रही है इन लोगों को, और इस वजह से दीवान ग्रुप चल पड़ा है। बैंकों के रहम करम पे है ये ग्रुप। बैंक चाहेंगे तो ये चलेगा, नहीं चाहेंगे तो बंद हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट कैपिटल ग्रुप में भी बड़ी बैंकों ने मेहरबानी की है, और पेस जो नाम की कंपनी डेवलपमेंट की है, उसके बारे में ख़बर आई कि बैंकों से उनकी डील हो गई, सेटलमेंट हो गया, कुछ प्रॉपर्टी दे के उन्होंने अपने आप को सारे डेट्स से क्लियर कर लिया है। तो अब उनका भी रास्ता खुल गया है, और दूसरे नए बैंक आके उनको ज़ाहिर सपोर्ट दे देंगे। तो ये बैंकों का बहुत बड़ा रोल है इस मईशत को चलाने में, और पॉजिटिव लुक जब आ गया तो आ गया, सबको पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, आमिर टंडो जान मोहम्मद से। सर ये डीकेएल के बारे में मालूम करना है, गौहर इंजीनियर होता था ना जो डीकेएल। जी क्या नाम नहीं पता मुझे ये वाला। सर गौहर इंजीनियर। गौहर इंजीनियरिंग?
सर इसके चक्कर में आप कैसे पड़ गए? ये किसने फंसाया आपको इसमें? सर ये 40 रुपए का था, आप चल रहा था 40 का है ये। हेलो जनाब, ये गौर इंजीनियरिंग वो कंपनी है, जब 2009 में आए थे ये 2 रुपये का था और हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने इसके मेजॉरिटी शेयर ले लिए और मैनेजमेंट को लेटर लिख दिया कि हमें ये दे दें आप चलाने के लिए। तो इसको जो चलाने वाले लोग थे जो कब्ज़ा करके बैठे हुए, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके हमारे दोस्तों से शेयर वापस लिया 9-10 रुपये में। अब ये बता रहे हैं कि 40 का हो गया। तो ऐसी ऐसी थकी थकी कंपनियां भी चल पड़ी हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है। जिसने 2 रुपये पे लिया था, अगर आज लेके बैठा रहता तो भी 40 रुपये पे बहुत ज़्यादा कमा चुका होता। तो थकी थकी कंपनियां भी चल पड़ी हैं जनाब, मगर आम लोगों को इन चक्करों से दूर रहना चाहिए, मेरा अपना मशवरा है। आइए लाइव पर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। ये मैंने पूछना था PRL और अल शहीर का क्या फ्यूचर है? दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है साहब मेरे हिसाब से। PRL मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, 4 से 12 प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है और इस वजह से वहाँ पे अभी तो ज़ाहिर है स्लो डाउन है। उसको लॉसेस भी बहुत हुए, इन्वेंट्री लॉसेस, जब ये तेल की कीमत घटी थी। लेकिन अब जो है वो प्रोसेस उसका जो मॉडर्नाइजेशन का चल पड़ा है और जल्दी उसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो जब वो 4 के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी हाई वैल्यू एडेड, तो उसको प्रॉफिट में बहुत इजाफा होना चाहिए। शहरीर जो है उसका चिकन का जो प्लांट था ऑलरेडी लाहौर में लग गया, मटन प्लांट इंपोर्ट हो रहा है और इंशाल्लाह जुलाई 2017 से वो शुरू करेंगे। जुलाई 17 से शुरू करने की वजह है कि कोई बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव उनको मिलेगा। आप लोगों ने उनकी पजीराई की, उनको शेयर को बहुत अच्छे रेट पे लिया। दे आर इन ए वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू एक्वायर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आउटलेट्स। मीट वन के जो आउटलेट उनके हैं उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, ख़ास मीट को कह रहे हैं कि कम कर देंगे। और अभी शेल से उनकी बहुत बड़ी एक डील हुई है जिसमें जितने शेल के पम्प्स हैं वहाँ इनके आउटलेट्स खुलेंगे। तो दिस ग्रुप विल डू वेरी वेल इन माई ओपिनियन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं लाहौर से रुबीना बात कर रही हूँ। रुबीना वेलकम शो। तारिक साहब माशाल्लाह आप पाकिस्तान के मतलब कितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं ना कि इससे हमें बड़ा हौसला होता है। तो बस आपसे ये पूछना था कि NIT में मेरे कुछ शेयर्स हैं, तो ये इसका क्या फ्यूचर है? आजकल तो इसकी वैल्यू काफ़ी ऊपर हो गई है, तो मैं भी इसे रखूं या नहीं? आप मैडम मेरा मशवरा अगर सुनेंगी तो आप निकल जाएंगे। मैं फॉर्मर बैंकर की हैसियत से मैं ये असेस कर सकता हूँ कि लाइक खादिम अली शाह बुखारी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है। और ये जो ग्रुप था सिंगापुर का, उसने 540 मिलियन लगाया, कहते हैं कि 420 मिलियन उसका लॉस हो चुका है। अभी थोड़े से पैसे से बेचना चाह रहा है MCB को। MCB इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू निगोशिएट और मुझे ऐसा लगता है, खौफ ये है कि शायद ये इनको कुछ भी ना मिले। तो वो जो लोगों ने लाखों लाख शेयर दिलवाए लोगों को, ये कहेंगे कि जी ये MCB ले लेगा तो ये बहुत महंगा हो जाएगा, ये बात गलत है। हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है, बैंक की वैल्यू होती है कि एसेट, उसकी नेट एसेट कितना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नेट एसेट बहुत कम है। इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर दीवान ग्रुप में था। दीवान ग्रुप के जो शेयर्स इंप्रूव हुए हैं उससे इनकी सिचुएशन बहुत हद तक इंप्रूव हुई होगी। तो जो बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू था वो थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ होगा। लेकिन आपको मैं एज ए नॉर्मल पर्सन, अगर आप बहुत अमीर तरीन खातून हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, आप चांस ले सकती हैं। अगर नॉर्मल हैं तो आपको मशवरा होगा कि इसको आप इस रेट पे बेच के निकल जाएं। आपने उसका हाल देख लिया खादिम अली शाह का कि शेयर होल्डर्स को ज़ीरो मिला और सेंट्रल बैंक को 5 बिलियन की गारंटी भी देनी पड़ी, यानी कि खादिम अली शाह बुखारी की कीमत -5 बिलियन थी। इसकी कितनी होगी, बहुत मुश्किल काम है। ये मैं खुद ज़िंदगी गुजारा इसमें। मैं कहता था ये मेरा ये कप जो है मेरे 10 रुपये का, ऑडिटर आके कहता था नहीं ये 2 रुपये का है। अब ऑडिटर की बात चले या मेरी बात चले, आखिर बात उसी की चलती थी। तो डिपेंड करता है कि हाउ द ऑडिटर्स एसेस देयर एसेट्स लाइक दीवान ग्रुप और अदर्स, जहाँ उन्होंने पैसा लगा के फंसे और तबाह हो गए। तो आप इससे बेच के निकल जाएं तो आपके लिए बेहतर है, और आप उसके बदले जितना भी शेयर आपको मिलता है हबीब बैंक या UBL का ले लें। यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, कई कंपनियां हैं जो पहले इतना अच्छा नहीं कर रही थी और सडनली उनमें मूवमेंट आई है, लोगों ने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं और आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। उसकी वजह यही है कि ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द कंट्री। और लोग कहते हैं इसमें शायद थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ है। अगर ऐसा है तो मेरी तो ज़िंदगी बन गई, आखिरत बन गई मेरी। जनाब, एक ग्रुप है ट्रीट कॉरपोरेशन, बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग, वज़ीर अली इंडस्ट्री, बचपन में उनको से देखा, उनको पायनियरिंग का फैमिली थी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइसेंस के बल्ब ये वगैरह बनाती थी ये, मगर बीच में ये कुछ इनका कारोबार बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। ये बेसिकली ब्लेड वगैरह बनाती हैं, तो इनका शेयर हमने देखा था काफ़ी नीचे आ गया था 100 से घटते घटते, क्योंकि ये अपने ब्लेड वाली बिज़नेस में ये नई चीज़ें ना ला सके लाइक दूसरे जो इनके कंपटीटर्स हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक काम किया बहुत अच्छा, वो ये है कि अब बैटरी बनाने की तरफ जा रहे हैं और उस सिलसिले में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बात काम हो भी गया है। और ये ख़बरें मुझे देते हैं लाहौर से उमेर भट्ट साहब, जो कि बहुत बड़े बहुत अच्छा मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। अभी आने से पहले उन्होंने मुझे ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में एक और बात बताई, वो ये कि ट्रीट कॉरपोरेशन जो है एक कंपनी नहीं है, नहीं तो नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी, लॉर्ड्स LOAD लॉर्ड्स लिमिटेड, जो कि जो एग्जॉस्ट और ये रेडिएटर वगैरह बनाती है, एक ज़माने से बना रही है और ये तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों कंपनियों को देती है। उसने फ़ैसला किया है कि उसको भी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है कि जी काम को बढ़ाना है, और उस सिलसिले में उसने कहा है कि जो हम IPO लेकर आएंगे। उसमें इनका 21% शेयर है, क्योंकि लॉर्ड का काम चल पड़ा है, वो पब्लिक में आना चाह रहा है, तो इनके शेयर पे उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये देखिए कि जब पॉजिटिविटी होती है तो हर तरफ से होती है, नेगेटिविटी होती है तो हर तरफ से होती है। इस सिलसिले में एक ग्रुप के बारे में मैं बताता चलूँ, जो हमारे कुछ दोस्तों ने, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, उन्होंने एक शेयर लिया जो कि पहले बहुत महंगा था और वो उसको पता नहीं क्या उनका इंटरेस्ट था कि वो लेते चले गए, लॉस पे लॉस। और सो कॉल्ड जो कहते हैं ना कि क्या ये लोग कहते हैं इसको, एवरेजिंग, यानी आपने पहले 20 पे लिया और आपने फिर दो रुपये पे लिया, तो फिर आपका एवरेज जो है कम होता चला जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू बॉट एट द लोअर प्राइस। तो उस कंपनी का जो एवरेज उनका कॉस्ट है इस वक्त 6 रुपये है। अब वो कंपनी के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आजकल उसमें भी तेज़ी आ गई, तो वो 1 रुपये 60 पैसे से बढ़ते बढ़ते जो है वो 2 रुपये 10, 20 का हुआ। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि देखो भाई, देख लो, तुम कहते थे कुछ नहीं होगा, ये 15 दिन में 5 लाख रुपए हमने कमा लिए, क्या बेच के निकल जाएं? तो मैंने कहा आपको अंदाज़ा है कि बेचने में आपका कॉस्ट कितना है? तो उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा आप जो 5 लाख कह रहे हो उसमें 3.5 लाख तो आपका टैक्स और कमीशन में चला जाएगा, आपको 1.5 लाख मिलेगा। तो आपको मशवरा है कि अभी वेट करें, अब ये कंपनी ने बढ़ना शुरू किया है तो और शायद बढ़ेगी, उसके फंडामेंटल रीजंस होंगे। आपने इतने सालों तक इतना नुकसान उठाया तो कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें। तो ये चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में शेयर है। जब आप 10 लाख 8 लाख शेयर ले लेते हैं और ब्रोकर्स के कहने पे, क्योंकि वो सस्ता होता है, जैसे अभी मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को NIB लोगों ने लाखों लाख 10-10 लाख शेयर ले लिया कि बड़ा सस्ता है जी, 1 रुपये 60 पैसे का ले लो और ये बढ़ेगा तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि उस पर कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग कितनी है। तो अब अगर वो किसी ने NIB 160 पे लिया, अभी 2 रुपये का भी अगर हो गया है, तो वो बहुत खुश हो रहा है कि जी मैंने 6 लाख कमा लिए। नहीं कमा लिए 10 लाख के ऊपर, उसने नहीं कमाया, क्योंकि उसको अभी कमीशन देना है, उसको टैक्स देना है, वैल्यू वो कैपिटल गेन टैक्स देना है, तो एक्चुअल कमाई नहीं होती इतनी। लेकिन ब्रोकर के इंटरेस्ट में है कि आपको एक सड़ा हुआ शेयर 10-10 लाख खरीदवा दे, बजाय ये कि आपको कहे कि 200 शेयर नेस्ले का ले लो, कहेगा नहीं 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 नेस्ले मत लो, बकवास शेयर है ये। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर जी, ये पेल लिया है और PRL, इसका क्या होगा सर? पेल और TRL। सर PRL ये लिया है और ये अभी 4-5 रुपए गिर गए। अच्छा जी, पेल के बारे में तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर एक ब्रिक एंड मोटर कंपनी है। उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इनका, मैं जो इकनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहूँ, मैं 500 साल की इकनॉमिक हिस्ट्री पे नज़र रखता हूँ पक्का।
आप पूछें 1500 में क्या था, 1600 में क्या था, 1700 में क्या था, कैसे किसी कौम की तकदीर बदली। पहले एक ज़माने में आप लोगों को नहीं पता होगा, स्पेन और पुर्तगाल सुपर पावर था, क्योंकि वो ये कश्तियों पे जाने वाले लोग थे, और पोप के ज़रिए से उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि हमारे अलावा कोई और मुल्क जो है समुंदर पे नहीं जाएगा और कब्ज़ा नहीं करेगा। तो उन्होंने ही सबसे पहले जाके अमेरिका पे कब्ज़ा किया, इधर आके फ़िलीपींस और ये गोवा वगैरह में आए। तो बाद में अंग्रेज़ जो है उन्होंने कहा हम तो पीछे रह गए, तो अंग्रेज़ ने वो मज़हब ही बदल दिया, कैथोलिक मज़हब ही छोड़ दिया, जिसके पोप ने उनको मना किया था। अपना अपना चर्च बना लिया, एंग्लिकन चर्च बना लिया, इंग्लैंड वालों ने, हॉलैंड वालों ने प्रोटेस्टेंट चर्च बना लिया, और इस तरह से करके फिर वो निकलना शुरू हुए। और उसके बाद उन्होंने लूट खसोट किया पूरी दुनिया से, और नहायत ही गरीब मुल्क जो थे बहुत अमीर तरीन हो गए। इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन का पासा बैठ गया, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, आर्मी की उतनी आमदनी नहीं रही थी। तो ये ऊपर नीचे होती रही है। 500 साल से ये मईशत दुनिया की बहुत ऊपर नीचे गई है। अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया सबसे सेकंड अमीर तरीन मुल्क था आफ्टर चाइना। हर 100 में से 30 चीज़ें इंडिया में बनती थी, चाइना में 33 चीज़ बनती थी। इंडोनेशिया उसके बाद सबसे बड़ी मईशत थी, जहाँ 11 चीज़ें बनती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-2.5 साल के लूट मार के बाद इन मुल्कों का हशर बिल्कुल बुरा हो गया। उसी इकनॉमिक इंसाइट के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि पेल, सिंगर, डॉलेंस और जो हमारे ओरिएंट, इस टाइप की जितनी वाइट गुड बनाने वाली कंपनी है, उनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीडियम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये, उसमें हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं टू कम्पीट। इसलिए पेल को कोई कुछ नहीं होगा, सिंगर को भी कुछ नहीं होगा। डॉलेंस वाले नहीं लाते शेयर, लेकिन उनका भी काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। हमारी दुआ उनके साथ है। हर आदमी जो पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान में बच्चों को नौकरी दे रहा है, उनके लिए हमारी पूरी सपोर्ट, पूरी दुआ है। आई क्लैप कर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, क्या हाल है तारक भाई, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। सर ये एक है बैंक, अपना बैंक। अपना बैंक? हाँ जी, ये इसका ऐड आ रहा है कि ये 13% पता नहीं प्रॉफिट दे रहे हैं। आप बता दें ये कि इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, आमतौर से बैंक 4% दे रही है, 13% दे रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या करेगा, आपसे 13% पे लेगा और लोगों को, जिसको सूद जिसको कहते हैं ना, असली सूद, वो लेगा इसके ऊपर। लोगों से कहेगा कि अपनी जायदाद जो भी सोना होना बीवी का ले आओ, और उसको फिर उसके बाद भी सूद 30% पे कहेगा कि पैसा ले लो। छोटे छोटे कारोबारी लोग इससे लेते हैं, तो बहुत ही रिस्की कारोबार है। और क्योंकि ये 30-40% पे लगाएगा, इसलिए ये 13 दे सकता है। लेकिन 30-40% पे ऐसे लोगों को देगा जिनका डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने हिसाब से तो वो तमाम डॉक्यूमेंट वाला रखेगा, बीवी का उसका सोना भी रखेगा, मगर उसको नहीं पता होगा कि कितना सोना है, कितना पीतल है उसमें, इसलिए वो डूब जाएगा। आप दूर रहिए इससे। हाई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। ये दाऊद हरकुलिस के बारे में मालूम करना था कि लेने चाहिए नहीं? देखिए, बहुत बड़ा ग्रुप दाऊद शुरू से बहुत 22 फैमिली में इनका शुमार होता था। एंग्रो के भी बहुत बड़े मालिक हैं। दाऊद हरकुलिस फर्टिलाइज़र बनाता है। आपको पता है कि गैस की कमी की वजह से तमाम फर्टिलाइज़र कंपनी ट्रबल में थी, इंक्लूडिंग ये सबसे छोटा है एग्रीटेक। लेकिन अब क्योंकि फर्टिलाइज़र ये गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो ये तमाम कंपनीज़ की सिचुएशन अच्छी हो गई है। पहले ये कंपनी रिकमेंडेड इतनी नहीं थी, लेकिन अब है। नाज़रीन, आज जो वॉल्यूम लीडर है, ऑफ कोर्स कराची इलेक्ट्रिक का जिक्र किया आपको मैंने कि वॉल्यूम लीडर होने के बावजूद 1 पैसे का इजाफा नहीं है, विच इज़ ए डेंजर साइन। आम आदमी इससे दूर है। दीवान सीमेंट में ज़बरदस्त, दीवान ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त इजाफा है, और इसी तरह फर्स्ट कैपिटल ग्रुप में बहुत इजाफा है। दोनों को पॉजिटिव आउटलुक की वजह से बैंकों ने सपोर्ट शुरू कर दिया, और मेजॉरिटी ऑफ बैंक अगर सपोर्ट करें दीवान ग्रुप को, तो वो बिल्कुल आस्ते आस्ते बेहतर हो सकता है। दीवान सीमेंट 17 मिलियन के काम के साथ 21 रुपये 25 का हुआ, 11 पैसे बढ़ के। पेस पाकिस्तान में भी 17 पैसे का इजाफा, 16 मिलियन का काम हुआ, 727। इनका काम है ऑफिस की बिल्डिंग बनाना। जैसे कराची में इन्होंने पार्क बनाया, लाहौर में आप पेस की बिल्डिंग देखते हैं, पार्क की बिल्डिंग, वो उस तरह का काम है। गुंजाइश बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑफिस की ज़रूरत है, जैसे जैसे मईशत मॉडर्नाइज हो रही है।
आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारा खान साहब, सलीम बोल रहे रावलपिंडी से। जी सर। 24 अगस्त के प्रोग्राम में सर आपने 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि ये 2 कंपनीज हैं, इनमें इंटरवीन करें और लोगों को बचाएं। तो खान साहब, हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए भी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें कि 7 साल से नेशनल बैंक के पेंशन है, उसी पेंशन पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ज़रूर सर, ज़रूर करेंगे। मैं एक और जो आज बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट आई, जिसको मैंने भी रीट्वीट किया, सुबह 5 बजे से मैं उठा हुआ था आज, उमर साहब ने भी उसको फिर से मुझे भेजा। वो ये था कि EOBI 2027 का कोई फिगर दिया हुआ है कि हालत ये हो जाएगी वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकेगा, पेंशनर को क्या देगा, ज़ीरो देगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील ये करता हूँ कि जितने पेंशन फंड्स हैं, नेशनल बैंक के, MCB के और EOBI के, ये सब को जो है आप एक बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए जो आप लोगों ने पैसा जमा किया था उनकी वैल्यू आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिस ज़माने में आपने काम किया और पैसा जमा किया, उस ज़माने का एक रुपया जो है आज 100-200 रुपया है। तो उस सब को उठा के ज़्यादातर जायदाद है, उसमें बिल्डिंगें वगैरह ली हुई हैं इन्होंने, ज़ाहिर है बिल्डिंगों की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, शेयर्स लिए थे तो उनकी भी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो जो भी फ़ंड है वो एक बिडिंग प्रोसेस से कहें कि तमाम जो अच्छे फ़ंड मैनेजर्स हैं वो कहें कि एक एस्टिमेटेड रिटर्न कितना दे सकते हैं। अगर उनको मिसाल के तौर पर 10 अरब रुपया अगर दिया जाए, नेशनल बैंक का पड़ा हुआ है पेंशन का पैसा, तो ऑन दी एवरेज वो फंड मैनेजर कितना रिटर्न दे सकता है? 10%, 20%, 18%, 35%। और वो किस मिक्स से करेगा, कितनी प्रॉपर्टी में लगाएगा, कितने शेयर्स में लगाएगा, कितने बॉन्ड्स में लगाएगा, इस तरह से करके ये तमाम इदारों को आप ये दे दें। और मैं इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से मईशत चल रही है, जिस तरह से प्रॉपर्टी की कीमत यहाँ तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तरह से शेयर की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह से मईशत आगे जा रही है, नेशनल बैंक हो, EOBI हो या और जितने इदारे हैं, इनके तमाम की जो पेंशन है अभी जो कुछ दिया जा रहा है उससे 10 टाइम ज़्यादा दिया जा सकता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मैं हाफसाबा से राजा सिकंदर बात कर रहा हूँ। राजा साहब वेलकम सर। फौजी फूड के बारे में बताइए कैसा शेयर है? सर ये पहले ये नून के नाम से था और ये ठीक ठाक मतलब अपने जगह पे चल रहा था। फिर इसका इश्तराक हुआ फौजी फर्टिलाइज़र से, ये जो FFBL है, और उसके बाद इन्होंने एक नई कंपनी बनाई फौजी फूड के नाम से, और एक इंटरनेशनल कंपनी है उसको भी इसमें इन्होंने पार्टनर बनाया। एक तरफ इंटरनेशनल पार्टनर, एक लोकल पार्टनर, और ये फर्टिलाइज़र डैप बनाने वाली कंपनी ने एक नई चीज़ शुरू कर दी थ्रू देयर एक्सेस फंड। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जनाब इसके शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर चला गया और अपने लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया। उसमें बहुत सारे लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन अब वो अपने वापस अपनी औकात में आ रहा है, लेवल पे आ रहा है, और उसके बाद आई होप कि ये चलेगा। जहाँ तक इसके वाइबिलिटी का सवाल है, कि शेयर की कीमत को आप छोड़ दें, बहुत ज़बरदस्त वाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में एकदम से डबल ट्रिपल जो हो गया था शेयर, वो अनजस्टिफाइड था, स्पेकुलेटिव था, और ये किसी बड़े ब्रोकर ने इसको चलाया था और लोगों को फंसा दिया और डुबा दिया। इसी में एक साहब का ख़त आया मेरे पास मुल्तान से, जो कि बहुत बड़े एडवोकेट हैं वहाँ के हाई कोर्ट के, नईम खान साहब, नईम राशिद खान साहब। कल मेरे पास उनका लेटर आया तो पहले तो मैं डर गया कि शायद कोई लीगल नोटिस है, लेकिन फिर देखा तो मुल्तान, और मेरी जो ज़मीन है महमूद कोर्ट पे है, तो मैंने कहा चलो ये वहाँ का तो नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी जो लिखी उसमें नून इसका बहुत जिक्र था। नून पे उनको बहुत नुकसान हुआ है, शायद उन्होंने 160 वाला पे लिया, वो गिर के वो 95 का हो गया। अब उनको जवाब देना है। ईमेल का एड्रेस उन्होंने दिया था, उस पर आज सुबह उनको मैंने जवाब दे दिया है, तो फिर अब ईमेल पे ही उनको तफसीलन बताऊंगा। और कुछ शेयर में भी नुकसान हुआ। अब आप सोचें कि खान साहब जैसे लोग जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके साथ इतना बड़ा हो जाता है, और उनकी जो वरीज़ हैं बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। ये एडवोकेसी कब तक चलेगी? ये बुढ़ापा आएगा, उससे पहले पहले आपको अपनी एक छोटी सी कश्ती बनानी है जहां आप बैठ सकें जब आपके नीचे से तमाम सपोर्ट हट जाए।
आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आजकल सुबह 5 बजे से लेकर आज तक मैंने कम से कम 100 लोगों को एडवाइस दिया और लोग कहते हैं इससे आपको बड़ा आखिरत में मिलेगा, क्योंकि पैसे वैसे किसी से लिया नहीं आज तक। देखिए अल्लाह देख रहा है मेरी एफ़र्ट्स हैं, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की जो बुढ़ापे का जो ख़तरनाक दौर है, और अल्लाह के और साइंस की मेहरबानी ये है कि अब बीमारियां कम होती जा रही हैं, सेहत अच्छी रह रही है। जो लोग नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं उनकी अब बहुत ज़्यादा लंबी उम्र होने के बहुत अच्छे इम्कानात हैं। हेल्दी रहेंगे आप, ये नहीं कि आप घसीटते रहे 100 साल तक, नहीं, हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। यूके में अभी मेरा बहन का बेटा आया हुआ है मसरूर, उसने बताया कि अब वहाँ पे 68 ईयर जो है उन्होंने रिटायरमेंट एज कर दी, क्योंकि लोग 80-80, 90 साल जी रहे हैं। और लेटेस्ट साइंस की जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि 2009 में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एवरेज 104 साल जिएंगे एक नॉर्मल मॉडर्नाइज जगह में जहाँ पे हेल्थ वेल्थ की फैसिलिटी हो। जापान का था 107 साल। तो एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है, अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी इस लिहाज से कि आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखेंगे अपने आँखों के सामने, बच्चों को जवान होते, पर पोतों को जवान होते देखेंगे, बड़ी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए, और आजकल के दौर में एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरे आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको अपना इतना होना चाहिए कि आप अपनी इज्जत से गुजारा करें। बच्चों के पास जितना भी हो, लेट देम एंजॉय देमसेल्व्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, पेस की कहानी आपको सुनाई मैंने, उनका सेटलमेंट हो गया, बैंकों को सारा लोन वोन दे के उन्होंने फारिग कर दिया। अब जब चाहें किसी भी दूसरे बैंक से डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी उनके सामने खड़ी हुई है। वो गोइंग बेसिस पे भी अगर उनकी जैसे से काम हो रहा है वैसे वैसे अगर पैसा दें तब भी चलेगा, वो बिक जाएगा तो पैसे वापस आ जाएंगे। गनी ऑटोमोबाइल एक छोटी सी कंपनी जो रिक्शा वक्शा बनाती है, उस पर भी माशाल्लाह इजाफा 1 रुपये का हो गया, ये 10 रुपये 60 पैसे का हुआ, 14 मिलियन। अब आप देखें कि यहाँ जिस रेट पे रिक्शा मिल रहा है 3 व्हीलर साजगार वगैरह 2 लाख 2.25 लाख का, उतने में इंडिया में नानो नाम की गाड़ी मिलती है। वो भी लोहा लक्कड़ सब कुछ डालती है उसके अंदर, 660 सीसी का इंजन भी डालती है, बैग भी डालती है, ABS ब्रेक भी डालती है। वो 1 लाख रुपए इंडियन में है। कल मैंने इस बात को कंफर्म किया है, आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो कॉस्ट है वो अलग है। तो ये 1.5 लाख की बड़ी पाकिस्तान में, और अगर यहाँ 2 लाख में रिक्शा बिकता है तो आप समझ सकते हैं कि वही लोहा जो इंडिया में लग रहा है यहाँ लग रहा है, इसमें कितना फ़ायदा है और इंडिया वालों को कितना उसके मुकाबले में कम फ़ायदा है। तो गनी क्यों ना चले, टोयोटा क्यों ना चले, सुजुकी क्यों ना चले, क्या नाम है आपके साजगार क्यों ना चले, वो भी रिक्शा बनाता है। तो सब चल रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।